जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारा जो ऊष्मा यानी कि हीट वाला जो चैप्टर चल रहा था उसका थ्योरी वाला पार्ट समाप्त हो चुका है। अब जो हम लोग करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं, आगे एग्ज़ाम में पूछा जा सके। और इसमें जो है हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो कि हायर से हायर लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि IAS के एग्ज़ाम के भी मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के भी मिलेंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो के अब से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसको मिस ना करें। और हाँ, अगर आपने मेरे थ्योरी वाले पार्ट को नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें जो भी टॉपिक्स को कवर किया है उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। लगभग मैंने हीट के सारे जो टॉपिक्स है उसको क्लियर किया है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि 0 डिग्री केल्विन जो होता है वो हमारा जो परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि इसके बाद अब ताप नीचे नहीं जाएगा। तो ये होता है परम शून्य ताप। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ। जैसे कि आपने बर्फ़ लिया, बर्फ़ को बुरादे से ढक दिया तो बर्फ़ जल्दी पिघलेगा नहीं। तो इसका जो क्या कारण है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसमें जो सी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। बुरादा ऊष्मा का कुछ अलग है। और हाँ, देखिए ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं हम आपके साथ में, तो इसमें क्या करना है, आपको भी देखना है कि आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं या नहीं। अगर आप इसमें से जितना भी मैं क्वेश्चंस करूंगा उसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस को अगर आप सही टिक कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका जो ये हीट वाला चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपसे 2 या 3 गलत हो जाता है तो भी चलने लायक है, लेकिन अगर 5 से नीचे गलत होता है तो आपको इस चैप्टर में मेहनत करनी पड़ेगी। और आप कुछ बुक्स को लेकर पढ़ें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने उस वीडियो हो सकता है कि क्वालिटी आपको नहीं मिले, लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स को मैंने क्लियर किया है उसके पीछे बहुत सारा मेहनत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है। तो देखिए हमारा जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला परत होता है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद जो परत आता है तो वो समताप मंडल का परत आता है। तो ये समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। अब देखिए ओजोन परत जो होता है समताप मंडल के सबसे निचले वाले हिस्से में पाया जाता है। अगर बात करें तो 90% जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में है और 10% क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो इसलिए इसका जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में जो है कोई एक ऑप्शन होगा। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, यानी कि हम लोग पृथ्वी से क्या होता है ऊपर की तरफ चलते हैं तो दाब घटता है। तो दाब घटने से क्या होता है, तो दाब कम होता है। तो दाब कम होने से क्या होता है, तो क्वथनांक कम होता है, यानी कि कम ही तापमान को पाकर पानी उबलने लगता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है तो वहाँ पर इसमें जो सबसे मतलब जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी। जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा, यानी कि पर्वत क्षेत्र में जो जल का क्वथनांक होगा वो क्या होगा, तो जितना समुद्र तल पर होगा उससे कम होगा ऊपर में। अब है सूर्य की, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। वो है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। क्या, तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में जो हमारा आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा, जिसको कि फ्रेऑन कहते हैं। दूर से चमकते पिंड का तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं।
दूर जो कि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे मान के चलिए तारा या सूर्य जो कि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसके तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि हमारा पायरोमीटर होगा। पायरोमीटर को हम लोग पूर्ण विकिरण उत्तापमापी या इसको टोटल रेडिएशन पैरोमीटर भी कहते हैं। इस टोटल रेडिएशन पैरामीटर का प्रयोग ही किया जाता है दूर की वस्तुओं का ताप मापने के लिए। तो ये जो टॉपिक है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी वाला, इसको हमने अपने वीडियो में कवर किया है। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? इसमें 4 ऑप्शन है। एक है पारद, दूसरा है प्लेटिनम, तीसरा है सीसा और चौथा है जिंक। तो इसमें जो हमारा पारद वाला जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। पारद का मतलब क्या है? ये नया वर्ड सुना लग रहा है। पारद का मतलब पारा होता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वह ए नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलता है कि सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी के सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही होगा, जिसमें कि स्थल विकिरण है। जैसे देखिए, जब सूर्य निकला हुआ रहता है तो हमारा जो अर्थ है वो हीट को एब्जॉर्ब करते रहता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होने के बाद हमारा जो पृथ्वी है वो क्या करता है, तो विकिरण छोड़ता है, जिसको कि हम लोग स्थल विकिरण कहते हैं। तो यही तो है जो कि सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी के सतह के निकट वायु, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उसके जस्ट सटा हुआ जो वायु है, जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, यहाँ पर जो वायु होगा वो सूर्य के डूबने के बाद भी क्या करते रहता है, तो ऊष्मा को प्राप्त करते रहता है। तो किससे प्राप्त करते रहता है? तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा बी नंबर का होगा, जो कि स्थलीय विकिरण है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जब बर्फ़ बनती है तो जल का एंट्रोपी क्या होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होती, बी ऑप्शन है घट जाती है, और सी है बढ़ जाती है। डी क्या प्रक्रिया अपनाई गई या देखते हुए घट या बढ़ सकती है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा वो बी नंबर होगा, घट जाती है। देखिए ये एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक खास प्रकार की भौतिक राशि है जिसको कि सीधे मापी नहीं जाती है। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अब सिंपल में हम लोगों को याद रखनी है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो एंट्रोपी घटती है, और जब वही पानी बर्फ़ में बदलती है तो एंट्रोपी बढ़ती है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला है द्रव थर्मामीटर, दूसरा है कि सट का अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर, और तीसरा है अचर आयतन वायु थर्मामीटर, और डी का जो ऑप्शन है वो ताप वैद्युत पुंज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें जो हमारा होगा वो डी वाला होगा, यानी कि ताप वैद्युत पुंज का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त में लाई जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो 4 ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो है कि प्रकाश वोल्टीय सेल। अब ये प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल देखिए कैसे बनता है। जब बहुत सारा सौर जो बोलते हैं सोलर पैनल, बहुत सारा सोलर पैनल को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इससे क्या बनता है? तो ये हमारा प्रकाश वोल्टीय सेल बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शब्द इंसोलेशन का अर्थ है। इंसोलेशन का मतलब होता है आपतन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि आने वाली सौर विकिरण को ही हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कहता है कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि सी नंबर होगा। मैक्स प्लैंक ने इसको दिया था क्वांटम सिद्धांत का सुझाव, ठीक है। तो अब ये कब दिया था? तो 1900 में दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु की ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो बस ये तो हमारा ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है वही है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? गुप्त ऊष्मा में तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए और देखिए कौन सा होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन
तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो इस 4 ऑप्शन में से जो हमारा ए नंबर वाला ऑप्शन होगा, यानी कि उत्क्रमी इंजन की दक्षता अनुत्क्रमी इंजन से अधिक होती है। अब ये उत्क्रमी और अनुत्क्रमी इंजन क्या होता है, तो इसको हम लोगों को नहीं जानना है, सिर्फ ये इस क्वेश्चन को क्या कर लेना है, तो याद रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शीतन की दर किस पर निर्भर करती है। तो शीतन की दर यहाँ पर इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चारों ऑप्शन में से जो हमारा डी नंबर वाला है, यानी कि यह सभी, यही वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट है कि गैसों को 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से जो हमारा बी नंबर वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुपात में होती है। तो इसमें दिया गया है, पहला जो ऑप्शन है अणुओं के वेग, दूसरा ऑप्शन है अणुओं के द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है गैस के परमतापीय, और चौथा जो ऑप्शन है वह पर्यावरण के तापमान पर। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन होगा वही होगा। निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है। अब ये अविम राशि क्या होती है, तो अविम राशि साधारणतः वह राशि है जिसकी इकाई और विमान नहीं होती है। तो हम लोग इसका 4 ऑप्शन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है, तो गैस रचना, प्रभेद, श्यानता गुणांक, फलक रचना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रभेद, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि साइकिल का टायर अचानक फट जाता है तो यह क्या दर्शाता है। तो देखिए, हमारा जो वीडियो का सबसे लास्ट वाला टॉपिक था, यही तो था, सबसे लास्ट वाला टॉपिक था हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहला है समतापी प्रक्रिया, बी में है रुद्धोष्म प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, एंड डी में है समतापी प्रक्रम। तो बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। गियर हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ किससे बनता है। तो ये जो बनता है ए में जो कि पॉलिस्टर दिया गया है, बी में नायलॉन, सी में बेकेलाइट और डी में पॉलीस्टाइरिन। तो ये गियर हील बनाने के लिए पॉलीस्टाइरिन का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है कि निम्नोक्त में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है। बंद चूल्हे का मतलब हो गया ओवन में। तो ओवन में तो हम लोग जानते हैं किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। इस 4 ऑप्शन में से जो सूक्ष्म तरंग वाला ऑप्शन होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, यानी कि सूक्ष्म तरंग को हम लोग माइक्रोवेव भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसका आयतन में क्या होगा। जैसे देखिए, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है, उसका पहले आयतन घटता है, फिर आयतन बढ़ता है। तो इसमें जो हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में जो डी नंबर ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का निरंतर होता है, ए नाभिक संलयन, जिसको कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, नाभिक विखंडन या विघटनाभिकता, जिसको कि रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है, कृत्रिम विघटनाभिकता। अब इसमें से ये जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो है हमारा ए नंबर, यानी कि नाभिक संलयन। देखिए, हमारा जो सूर्य है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है, और अदर भी गैस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे सूर्य में पाया जाता है वो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, जो कि 78% होता है, और 71% होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 71% होता है, और 28% कौन होता है, तो हीलियम होता है। अब देखिए, नाभिक के संलयन में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन नाभिक एक दूसरे से क्या होता है, तो संलयित होता है, मतलब एक दूसरे से मिलता है, जुटता है एक दूसरे में। जुटने के बाद वो दोनों नाभिक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो जाने के बाद उसका द्रव्यमान क्या हो जाना चाहिए था, तो ज़्यादा हो जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, यहाँ पर उनका जो द्रव्यमान होता है, यानी कि 2 नाभिक के मिलने के बाद जो नाभिक बनता है, उसका द्रव्यमान एक नाभिक यानी कि पहले वाले नाभिक से कम होता है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उससे बहुत ही मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा निकलती है। इस कारण से वो नाभिक जो होता है, यानी कि बड़ा नाभिक जो बनता है, वो बड़ा नाभिक क्या हो जाता है, तो हल्का हो जाता है। और आपको पता रहना चाहिए कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य का जो केंद्र का तापमान है वो 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन है। हमने 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करना है, और अगले वीडियो में भी हम लोग देखेंगे। अब है कि गामा किरणों से क्या हो सकता है। तो गामा किरणों से ए नंबर में जो दिया हुआ वह है जीन म्यूटेशन, बी नंबर में दिया है छींकना, और सी नंबर में दिया है जलन, डी नंबर में दिया है ज्वर। तो इसमें इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो वो जीन म्यूटेशन होगा। देखिए, गामा किरण का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत कम होता है, और इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो गामा किरणों से क्या हो सकता है, तो जीन म्यूटेशन हो सकता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स में शेयर भी कर दें।